नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस को सीख रहे थे और उस टेंस में ही एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है पर्सनल प्रोनाउन। ये स्टूडेंट्स, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, आपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, इस प्रकार से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम। अब ये स्टूडेंट्स, सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार, उनके एग्जाम्पल्स जो हैं, और नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, आपका कंजंक्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, इन सब के लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो लेके आएंगे और उस समय आपको डिटेल में उसको बताया जाएगा। फिलहाल आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी जो चीज है, जिसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है जब आप टेंस सीख रहे हैं, तो उसमें इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही साथ आप एक्टिव से पैसे पढ़ोगे, उसमें भी इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब पढ़ोगे तब भी इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस टेबल को स्पेशली आपको अभी बताया जा रहा है, जिससे कि आगे की जो ग्रामर के आइटम है इनमें आपको दिक्कत ना आए। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। ये स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। इसका हिंदी अर्थ हुआ व्यक्तिगत सर्वनाम। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है पर्सन, फिर लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस, फिर लिखा हुआ है पजेसिव केस, फिर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस। ये स्टूडेंट्स, पर्सन का मतलब होता है आपके हिंदी में आपके जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष संस्कृत में होते हैं और उत्तम पुरुष होते हैं, उसी प्रकार से आपके जैसे आपकी संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं, उसी प्रकार से हिंदी भाषा में भी ये पर्सन होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। अब जरा इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, स्वयं बोलने वाला व्यक्ति हमेशा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। अब पढ़ने वाला खुद बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, तो इसमें बोलने वाले खुद ही बोल रहे हैं कि हम लोग खेल रहे हैं। जो बोलने वाला होता है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। फिर देखिए दूसरा आपका होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब होता है जिससे बोला जाता है, जिससे बोला जाता है वो क्या कहलाता है, सेकंड पर्सन कहलाता है। और इसके बाद लास्ट होता है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब ये है जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है या बताया जा रहा है, बताया या बोला जा रहा है, उसको बोला जाता है आपका थर्ड पर्सन। डियर स्टूडेंट्स, ये 2-3 बातें आपको पहले क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है जो व्यक्ति स्वयं बोलने वाला होता है, जिसको बोलते हैं वक्ता बोलते हैं, वो स्वयं बोलता है। जैसे आई एम प्लेइंग, तो आप बोलने वाला खुद कह रहा है कि मैं खेल रहा हूं। आई एम रीडिंग, अब बोलने वाला खुद कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जब व्यक्ति खुद ही जब बोलता है तो वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बोला जाता है, और जिससे बोला जाता है। और थर्ड पर्सन का मतलब है जिसके बारे में बोला जाता है। इस तरह से ये तो पर्सन वाली बात हो गई। अब ये स्टूडेंट्स, एक और यहां पर चीज आ रही है। अब मैं इनको थोड़ा साफ कर रहा हूं क्योंकि इससे आपकी टेबल थोड़ा ओड लगेगी, इसलिए मैं इनको साफ कर रहा हूं। आपको समझाने की दृष्टि से मैंने मात्र लिख दिया था, हम इसको एक बार साफ कर रहे हैं जिससे कि आपको इसमें कहीं भी अस्पष्टता नजर ना आए। देखिए, आपके इधर लिखे हुए हैं पर्सन, इधर आपके पर्सन लिखे हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये स्टूडेंट्स इधर लिखे हुए हैं केस। और देखिए, केस को हिंदी में बोलते हैं कारक। केस को क्या बोलते हैं, कारक। आपने डियर स्टूडेंट्स हिंदी में भी और संस्कृत में भी पढ़ा होगा, कारक विभक्ति चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान, इस प्रकार से विभक्तियां होती हैं, उसी प्रकार से विभक्तियां हैं। इसमें देखिए सब्जेक्टिव केस,
देखो सब्जेक्ट शब्द से आप परिचित हो चुके हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और सब्जेक्टिव का मतलब कर्ता, और केस का मतलब कारक, यानी कर्ता कारक। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हुआ? कर्ता कारक। फिर देखिए आपका एक और है पजेसिव केस, इसको बोलते हैं संबंध कारक, या फिर इसको आप बोल सकते हैं अधिकरण कारक। और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है, तो उसका मतलब क्या होगा? कर्म कारक। ये स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए। ये सब्जेक्टिव केस है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। ये पजेसिव केस है, इसको बोलते हैं संबंध कारक या अधिकरण कारक। और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, जिसको बोलते हैं कर्म कारक। ये स्टूडेंट्स ये आपको आना चाहिए कि वास्तव में होते क्या है। सब्जेक्टिव केस का मतलब ये है कि ये किसी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, कर्ता का कार्य करते हैं। पजेसिव केस का मतलब क्या है? ये संबंध को दर्शाते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? ये कर्म का कार्य करते हैं। अब सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? जो कोई व्यक्ति खुद करने वाला होता है, जो कोई भी काम करता है, करने वाला होता है, किसी भी क्रिया को करने वाला होता है, वो उसका सब्जेक्ट होता है। और ये जितने भी शब्द इसमें लिखे हुए हैं, ये आपको वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे। आप कभी भी किसी सेंटेंस को देखोगे, या तो उसमें आपको आई मिलेगा, या बी मिलेगा, या यू मिलेगा, या ही मिलेगा, या सी मिलेगा, या दे मिलेगा, या इट मिलेगा। ये सारे के सारे शब्द आपको वाक्य की शुरुआत में मिलते हैं, और ये सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। ये स्टूडेंट जरा पीछे जाइए तो देखो, ये मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, देम है और इट है। ये ज्यादातर वाक्य में पीछे होते हैं और हमेशा ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आया होगा, कोई बीच वालों का क्या होगा? और आपका सोचना भी सही है। ये स्टूडेंट्स ये बीच वाले जो हैं, ये संबंध को बताते हैं या फिर अधिकार को बताते हैं। कैसे? देखिए, जैसे मैंने बोला, ये माई का एग्जांपल ले लेते हैं। फिर सबसे पहले माई का एग्जांपल लेते हैं। दिस इज माई पेन। अब यहां पर लिखा हुआ है दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो ये मेरे और पेन के संबंध को बता रहा है, या फिर मेरे पेन पर अधिकार को बता रहा है, क्योंकि इस पेन पर मेरा स्वामित्व है। जैसे अब इसमें रिलेशन बताने के लिए भी काम में जाता है, जैसे कि ही इज माई अंकल, वह मेरे चाचा जी हैं। अब यहां पर अधिकार नहीं बता रहे आपके, यस, यहां पर आप बता रहे हैं संबंध, रिलेशन बता रहे हैं। तो रिलेशन बताने के लिए भी और अधिकार बताने के लिए भी ये पजेसिव केस काम में आते हैं। इसी प्रकार से अगला देखिए, अवर। अवर का मतलब, जैसे दिस इज अवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है, तो ये संबंध को बता रहा है। इसी तरह से दिस इज योर पेन, ये आपका पेन है, तो ये आपके और पेन के संबंध को बता रहा है। दिस इज हिज कॉपी, ये उसकी कॉपी है। दिस इज हिज कॉपी, ये उसकी कॉपी है, तो उसकी कॉपी का संबंध उससे बता रहा है। इसी प्रकार से दिस इज हर पेन, ये उसका पेन है, तो ये उसके पेन के संबंध को बता रहा है। दिस इज देयर क्लास, ये उनकी क्लास है, तो ये उनके संबंध को बता रहा है। और इट्स माई पेन, यह मेरा पेन है। तो कहने का मतलब ये है कि माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, देयर है, ये सारे के सारे शब्द हमेशा संबंध को बताते हैं या अधिकार को बताते हैं, इसलिए ये संबंध कारक या अधिकरण कारक कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल जो है आपको अच्छी तरह समझ लेनी है कि जितने भी ये सारे शब्द इसमें फर्स्ट रो में दे रखे हैं, वो हमेशा सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, बाकी की शुरुआत में आते हैं। जितने भी पीछे आपके शब्द दे रखे हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं, ये हमेशा ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। और बीच में जितने भी शब्द आपके दे रखे हैं, वो सब जो हैं वो संबंध को दर्शाने के लिए काम में आते हैं, अधिकार को बताने के लिए काम में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपकी बात हो गई कि भाई सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अब जरा इसकी थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। ये जो आपके फर्स्ट पर्सन है मैं थोड़ा सा लाइन खींच देता हूं जिससे क्लियर हो जाए। ये आपके देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, ठीक है ना, और सेकंड पर्सन में ओनली एक है, वो है यू। कितना है? एक। और आपके थर्ड पर्सन में आप खुद काउंट करके बता सकते हैं। अब तो कुल कितने हैं देखिए, 1 2 3 और 4, इसमें 4 ही है, इसमें 2 है, इसमें 1 और इसमें 4 है। फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन ही, सी, दे और इट है। अब इसको कैसे याद करेंगे? आप इस प्रकार से याद करेंगे। ये तो आपने पहले से याद कर रखा है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए।
अच्छा, ये आपको टेबल बताने का मकसद एक और भी है कि कई बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं और उनके लिए उनकी कुछ पुरानी कमजोरी रहती है। उस वजह से क्या होता है कि वो छोटी छोटी बातों के बारे में सोचने लगते हैं कि अब जैसे वो नॉलेज तो उनको हो गई, वाक्य बनाना भी सीख गए, वो कुछ उनको नॉलेज हो गई, क्रिया वगैरह लगाना भी सीख गए, लेकिन उनसे अगर किसी ने पूछ दिया तुम उसे मिले, अब वो सोचने लगते हैं यार उसी को क्या बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसी को, तो फिर यहीं पर वो उनकी गाड़ी अटक जाती है। इसलिए ये जितने भी प्रोनाउन है इनको लिखा गया है और साथ ही साथ कोष्टक में इनका अर्थ भी लिखा गया है ताकि उनको दिक्कत ना आए। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इंग्लिश वर्ड भी साथ ही साथ उसका हिंदी अनुवाद भी याद कर लें, जिससे कि आपको कभी ट्रांसलेशन करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, आई माई मी बी अवर अस, इसको कैसे याद करना है? इसको ऐसे याद करना है, आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम और इट इट्स इट। ठीक है, इस तरह से तो आपको याद करना है। ये स्टूडेंट्स एक और बात याद रखनी है कि आई जो फर्स्ट पर्सन के कॉलम में जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये सब फर्स्ट पर्सन ही कहलाएंगे। ऐसा नहीं, कई विद्यार्थी ऐसे भी याद कर लेते हैं आई फर्स्ट पर्सन है, माई सेकंड पर्सन है और मी थर्ड पर्सन। नो, आई और बी की फैमिली का कोई भी शब्द जाए, चाहे आगे वाला हो चाहे पीछे वाला, वो फर्स्ट पर्सन ही कहलाएगा। इसी प्रकार से यू की फैमिली का कोई भी शब्द जाए वो सेकंड पर्सन कहलाएगा और ही, सी, इट और दे के कोई सा भी इनमें से शब्द जाए वो हमेशा थर्ड पर्सन कहलाएगा। ऐसा कई विद्यार्थी ऐसे कंफ्यूज जाते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, माई सेकंड पर्सन है और मी थर्ड पर्सन है। नो, आई और मी बी की फैमिली में से कोई सा हो जाए, चाहे माई आ जाए, चाहे मी आ जाए, चाहे अस आ जाए, चाहे अवर आ जाए, चाहे वी आ जाए, चाहे आई आ जाए, कोई सा भी जाए वो फर्स्ट पर्सन ही कहलाएगा। यू की फैमिली में से योर आ जाए, चाहे यू आ जाए, चाहे यू आ जाए, वो सेकंड पर्सन ही कहलाएगा। और ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट, इनमें से कोई सा भी शब्द जाए तो हमेशा वो थर्ड पर्सन ही कहलाएगा। इस तरह से इसको याद करना है। ये स्टूडेंट्स ये टेबल बहुत ज्यादा काम की है, क्योंकि आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको यह कई बार इन शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, वहां भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ जब एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो वहां पर सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदला जाता है और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। अगर यहां पर आपने अच्छी तरह से याद कर लिया तो वहां भी दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे तो उसमें पर्सन चेंज करते हैं विद्यार्थियों, तो वहां भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ये आपके 3 जगह काम में आने वाली है। एक तो आपके टेंस का ट्रांसलेशन करेंगे, वहां पर काम आने वाली है, और दूसरे नंबर पे आपके जो है आप एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे, वहां पर काम में आने वाली है। और जब आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलेंगे वहां पर भी काम में आने वाली है, यानी 1 बाम और 3 काम। इसी प्रकार से ये प्रोनाउन की टेबल जो है वो आपकी 1 बाम और 3 काम, 3 तकलीफों को दूर करने वाली है। आपकी टेंस के ट्रांसलेशन की समस्या सोल्व करेगी, आपकी एक्टिव से पैसिव में जो आप बदलोगे वहां भी आपके काम में आएगी, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे वहां भी काम में आएगी। इसलिए बहुत ज्यादा उपयोगी टेबल है ये। स्टूडेंट्स इसकी उपयोगिता को समझते हुए इसको बहुत जल्द याद कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आप इसको जरूर याद कर लेंगे और अगले वीडियो से पहले ये तैयार कर लेंगे। ये स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज हमारे चैनल पर जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।